नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चौहान एकेडमी में। और आप सभी लोग जो है आज के इस लेक्चर में, बहुत ही धुआंधार लेक्चर है। आज से हमारा साइंस स्टार्ट हो रही है, विज्ञान। और विज्ञान में एक नए चलचित्रों के साथ कुछ चीज़ें बताएंगे, कुछ डायग्राम के साथ और अच्छी चीज़ें आपको पीडीएफ के साथ में बताया जाएगा कि आखिरकार साइंस क्या है। तो जितने भी लाइव लर्नर्स हैं, जो भी लाइव देख रहे हैं, मैं बता दूं, बीच में आपके कमेंट्स बिल्कुल नहीं पढ़ूंगा। सबसे अंत में आपके अपने कमेंट पढ़ते जाइएगा, क्योंकि हमें पढ़ाने के मूड में हो तो सबसे अंत में ही कमेंट आपके सबको देखे जाएंगे, जो देखे जाएंगे। ठीक, तो शुरुआत करते हैं हमारी चर्चा अभी यहाँ से। तो सबसे पहले साइंस की शुरुआत हम करते हैं विज्ञान में। और विज्ञान का सबसे पहला जो विषय होता है, सबसे पहला टॉपिक होता है, वो होता है कहाँ से? पोषण से स्टार्ट कर रहे हैं आज। कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं? पोषण से। पोषण के बाद फिर मैं और आगे टॉपिक बताऊंगा, लेकिन आज का हमारा विषय क्या है? पोषण। पोषण में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें कि पोषण है क्या, तो पोषण के पहले जैसे आप लोग देखे होंगे कि टीचर अक्सर क्या करते हैं, शुरू कर सीधे पोषण बताना शुरू कर देते हैं। लेकिन मैं बताना चाह रहा हूं कि पोषण का मतलब क्या है। पोषण का मतलब पहले है क्या, कि एक ऐसे पदार्थ जिसके द्वारा हमें ऊर्जा मिले और हम उस ऊर्जा के द्वारा अपने शरीर की अन्य क्रियाकलापों को निष्पादित कर सके। इसका मतलब क्या हुआ कि पोषण कुछ नहीं बल्कि न्यूट्रिशन एक वह चीज़ है, वह पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर में जितनी भी उपापचयी क्रिया हैं। उपापचयी क्रियाओं का मतलब क्या है? जनन क्रिया हो, चाहे हमारे पाचन क्रिया हो, चाहे हमारे वृद्धि हो, चाहे हमारे अन्य क्रियाएं हो, तो इन सभी क्रियाओं को करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की। किसकी? ऊर्जा की। और पोषण वह एक माध्यम है, पोषण एक वह क्रिया है जिसके द्वारा हमें पोषण के द्वारा हमें भोजन मिलता है। क्यों? क्योंकि उस पोषण में हमें मिलते हैं पोषक तत्व। क्या मिलते हैं? पोषक तत्व। तो आज की चर्चा वहीं पर है, अर्थात पोषक तत्व पर, जिसको अक्सर हम भूल जाते हैं या अक्सर हम नहीं पढ़ते हैं। तो आज मैं वहीं पर चर्चा करूंगा। आप दिमाग को क्लियर हो गया ना? पोषण का मतलब, जैसे एग्जाम्पल के लिए एक कार है। अब आपको पता है कार चलने के लिए उसको क्या चाहिए? ऊर्जा। इसके लिए हम या कि डीजल डालें या कि पेट्रोल। अगर वो डीजल वर्जन है डीजल चलेगी, अगर वो पेट्रोल वर्जन है तो पेट्रोल चलेगी, और अगर वो इलेक्ट्रिक वर्जन तो इलेक्ट्रिक से चलेगी, अगर वो सोलर सिस्टम वाली है तो सोलर सिस्टम से चलेगी। लेकिन चलेगी किससे? ऊर्जा से। ऐसे हमारे शरीर में हम चाहे स्वपोषी हों चाहे परपोषी हों, चाहे शाकाहारी हों चाहे मांसाहारी हों, पर अल्टीमेट सब कुछ क्या करते हैं? सब कुछ खाने के बाद हमें क्या मिलता है? पोषक तत्व। और उन पोषक तत्व से क्या मिलती है? ऊर्जा। और उस ऊर्जा से हमारे पूरे के जीवन की दैनिक क्रिया हमारी क्या होती है? निष्पादित होती हैं, संपादित होती हैं। बात समझ में आई मेरे बच्चों? क्लियर हो गया? क्लियर हो गया जी, थैंक यू। अब आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा ड्रामा यहाँ का पोषक पदार्थ का। तो मैंने बताया पोषक पदार्थ, आप समझ आए पोषक पदार्थ क्या है? अब दिमाग क्लियर हो गया। अब पोषक पदार्थ को अगर हम बांटेंगे तो चर्चा करते हैं। अगर हम पोषक पदार्थों को चलेंगे तो क्या है? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन एंड मानव रोगी, बाद में बताएंगे। हम इसमें बात करते हैं, इस पे एक मिनरल्स भी डाल दीजिए आप लोग। कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स। क्या डाल दीजिए? मिनरल्स। मिनरल्स का मतलब क्या है? खनिज। अच्छे से करेंगे, एक एक करेंगे, टेंशन ना लो। मैंने सबसे पहले बताया कि पोषक पदार्थ क्या है। पोषक पदार्थ वह है जो पोषण के द्वारा हमें प्राप्त होते हैं, जिनसे हमें क्या मिलती है बेटा? ऊर्जा मिलती है। वो कितने प्रकार के होते हैं? एक होता है कार्बोहाइड्रेट, एक होता है वसा, एक होती है प्रोटीन, एक होती है विटामिन, एक होते हैं मिनरल्स। क्लियर हुआ? खनिज जिन्हें हम कहते हैं। अच्छा, अब सबसे पहले चर्चा यहां पर अगर मैं चर्चा करूं, चलो भाई चल लो। हाँ, कार्बोहाइड्रेट्स की। अच्छा लग रहा है इसमें? क्या क्या दिख रहा है आपको? देख लो क्या क्या। हाँ देख लो एक बार, सब लोग देख लो भाई, ऑनलाइन वाले भी देख लो। क्या क्या अच्छा लग रहा है आप लोग? थोड़ा सा बताएं मुझे। आप जितना भी चीज़ देखेंगे इन सब में कार्बोहाइड्रेट्स है, लेकिन वो अलग अलग रूपों में है। फलों में, सब्जियों में अलग अलग रूपों में, दानों में अलग अलग रूपों में, पौधों में स्टार्च के रूप में पर होता क्या है? वो कार्बोहाइड्रेट से होता है। अगर हम इसकी चर्चा करें तो कार्बोहाइड्रेट्स होता क्या है, तो सबसे पहला आपको पता होना चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट्स हमारा ऊर्जा उत्पादक होते हैं। यह शरीर को ऊर्जा प्रदान कराते हैं। और कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से लगभग
1:2:1 के अनुपात से मिलकर बने होते हैं। इसलिए कार्बोहाइड्रेट को हम कार्बनिक पदार्थ कहा जाता है। अर्थात कुल मिला के कहें तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, ऊर्जा का एक बहुत बड़ा स्रोत है। हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा जो ऊर्जा मिलती है किससे मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से। किससे मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से। क्यों, कार्बोहाइड्रेट्स एक ऐसा पदार्थ है जो कि जल्दी से टूटता है और टूट करके क्या देता है, ऊर्जा देता है। किसको, शरीर को। अगर मैं इसी में चर्चा करूं तो आप सबको पता होना चाहिए, अगर आप जानते हैं कि एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट का हमारा जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, उसकी चर्चा करते हैं। देखिए, चलिए, C6H12O6, ये तो पता है आप लोग। ये क्या हमारा होता है, ग्लूकोज। ये हमारा है कार्बोहाइड्रेट। अर्थात अगर आप इस पे देखें तो 1:2:1। अगर हम 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 और 6 1 जा 6 करते हो, कितना आया, 1:2:1। इसका मतलब 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन, इससे मिलके हमारा क्या बना है, कार्बोहाइड्रेट बना है। और किसका स्रोत है ये, ऊर्जा का उत्पादक है। ऊर्जा इससे निकलती है और शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया, नहीं है, बताइए। एक मिनट, क्या हो गया, अरे हाँ, ठीक है, यहां तक। चलिए आगे, कोई दिक्कत, आगे बढ़े। यह शरीर की 50 से 75% मात्रा की पूर्ति करता है। आप थोड़ा सा और लिख लीजिए। शरीर में अगर हम ऊर्जा की बात करें या शरीर में बनने की बात करें तो लगभग हमारे शरीर में 50 से 75% मात्रा की पूर्ति कौन करता है, यही करता है। और अगर आपके इससे प्रश्न पूछता है कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4.2 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, मतलब अगर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट आप प्राप्त करते हैं, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट को आप पाचन करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, तो कितने कैलोरी मिलती है उसमें, 4.2 किलो कैलोरी मिलती है, हमें कैलोरी मिलती है। कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, शर्करा, या जिसे हम कहते हैं शुगर या शक्कर कहते हैं आप लोग, है ना। तो उसे क्या कहते हैं, शर्करा। लिख लीजिए आप लोग, क्या कहते हैं इसको, शर्करा कहते हैं। 2-3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। पहला, कार्बोहाइड्रेट का रेशियो 1:2:1। दूसरा, शरीर में कितनी मात्रा, 50 से 75%। तीसरा, यह जो होता है इसका 1 ग्राम में कितने होते हैं कैलोरी, 4.2 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। और कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई है शर्करा होती है। ठीक है, यहां तक हो गया। आगे, कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं। अब समझिए बात को। मैंने बताया, सबसे पहले छोटा पार्ट बताया मैंने, क्या, शर्करा। शर्करा मतलब एक सबसे छोटी इकाई। अब आपको पता होना चाहिए कि ऐसा तो नहीं कि हर जगह वही छोटी इकाई मिलती होगी। शरीर है या जानवर है, जीव जंतुओं में विभिन्न प्रकार के क्या पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। तो हम कार्बोहाइड्रेट को 3 प्रकार से पढ़ते हैं, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। मोनो का मतलब एक, अर्थात एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट जब एक ही अणु से बना है। किससे बना है, एक ही अणु से बना है, या एक ही हम कहें कि एक उसका जो तत्व है उसे कहते हैं हम क्या, मोनोसैकेराइड। डाई का मतलब जब वो 2 से बना है, 2 उस पे अणु मिल गए। और पॉली का मतलब 2 से अधिक, 2 से अधिक, वो कहते हैं पॉली। ठीक, वैसे आप लोग केमिस्ट्री में काउंटिंग तो आपको पता होगी। मोनो मतलब 1, डाई मतलब 2, ट्राई मतलब 3, टेट्रा मतलब 4, पेंटा मतलब 5, हेक्सा मतलब 6, हेप्टा मतलब 7, ऑक्टा मतलब 8, नोना मतलब 9, डेका मतलब 10। ठीक है, तो मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड, ये 3 प्रकार से हैं। मोनोसैकेराइड क्या होते हैं, इनकी चर्चा करते हैं, एक एक करके उठाइए। देखिए, सबसे पहला नंबर 1 हमारा मोनोसैकेराइड। ऐसी कार्बोहाइड्रेट जो एक शर्करा से मिलकर बने, मैंने पहले बताया था, मोनोसैकेराइड कहलाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज, राइबोज, डीऑक्सीराइबोज। प्लीज लिखते जाओ, बड़ा लिखते जाओ, लिखते जाओ।
एग्जाम में पूछ लेगा निम्नलिखित में से कौन डाइसेक्राइड है, पॉलीसेक्राइड है, तो कंफ्यूज हो जाओगे। ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो एक ही शर्करा से मिलकर बने होते हैं मोनोसेक्राइड कहलाते हैं। उदाहरण जैसे ग्लूकोज C6H12O6 वो हमारा क्या है, मोनोसेक्राइड है। गैलेक्टोज वो भी क्या है, मोनोसेक्राइड है। ऐसे फ्रैक्टोज वो भी क्या है, मोनोसेक्राइड है। राइबोज वो भी क्या है, मोनोसेक्राइड है। और डीऑक्सीराइबोज जिससे आपको डीएनए वगैरह का मिलते बनता है, डीएनए और आरएनए आपने सुना होगा, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड और राइबो न्यूक्लिक एसिड, उनमें यही शर्करा पाई जाती है, इसलिए उसी के नाम पर उसका आरएनए और डीएनए पड़ता है। ठीक, पहले दिमाग में रख लो कि मोनोसेक्राइड का उदाहरण क्या है, मोनोसेक्राइड किसे कहते हैं। मैंने आपको बताया कि सबसे छोटी इकाई क्या होती है, शर्करा। तो भैया जब एक अणु होगा शर्करा का तो मोनोसेक्राइड। उदाहरण क्या हो गया, ग्लूकोज हो गया, गैलेक्टोज हो गया, फ्रैक्टोज हो गया, राइबोज हो गया और डीऑक्सीराइबोज हो गया। अर्थात हाँ क्या, हाँ क्या, गैलेक्टोज, यही एक इनकी ही शर्करा के प्रकार हैं। क्या प्रकार है, प्रकार है। जैसे ग्लूकोज आपको कहाँ पाया जाएगा, ग्लूकोज आप बेसिक तौर पर जैसे या कि मशीनों से बनाते हैं वहाँ पाया जाता है, या दूसरा आप जानते हैं आप जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वहाँ पर भी मिल जाता है स्टार्च के रूप में। फ्रैक्टोज की बात करेंगे तो आप लोग जो है फ्रूट वगैरह जाते हैं, फ्रूट्स वगैरह में, तो उस पर जो मीठा होता है वो किसकी वजह से होता है, उसी की वजह से। ऐसे गैलेक्टोज भी होता है, ये भी क्या है, ये भी एक टेस्ट में कैसा होता है, स्वीट होता है। कैसा होता है, स्वीट होता है। इसलिए तो लिख लीजिए ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रैक्टोज, राइबोज, डीऑक्सीराइबोज, ये क्या है, शर्करा के। देखिए राइबोज और डीऑक्सीराइबोज क्या है, डीएनए और आरएनए बारे में पाई जाने वाली शर्करा है। अर्थात हमारी कोशिका के केंद्रक में जो क्या पाया जाता है, डीएनए और आरएनए। तो जो डीएनए है, आरएनए, तो डीएनए बनता है डीऑक्सीराइबोज से और आरएनए बनता है राइबोज शर्करा से। ये क्लियर हो गया। फ्रक्टोज की बात करते हैं तो क्या है, ये सबसे मीठी कार्बोहाइड्रेट, लिख लो, फलों का मीठापन और शहद का मीठापन फ्रक्टोज की वजह से होता है। लिख लो, सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछने वाले हैं, सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, समझे ना। क्वेश्चन पूछ लेता है, दे देगा ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज, राइबोज, पूछ लेगा सबसे ज्यादा मीठी कौन है, तो क्या बताओगे, कौन है, फ्रक्टोज। अर्थात ग्लूकोज से भी ज्यादा मीठी क्या होती है, फ्रक्टोज होती है। कहां पाई जाती है, फलों का मीठापन और शहद का मीठापन फ्रक्टोज की वजह से होता है। क्लियर हो गए यहां तक, क्लियर भाई, ऑनलाइन, शानदार, बहुत बढ़िया, जलवा। आगे डाइसेक्राइड। अच्छा, मोनो समझ में आ गया, पक्का जी, एक्समैन पक्का, पूछ लिया करो, कोई दिक्कत हो तो ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, आप में से कोई दिक्कत, आओ। डाइसेकेराइड, डाइसेकेराइड को ऑलिगोसेकेराइड भी कहा जाता है, लिख लो। डाइसेकेराइड को हम क्या कहते हैं, ऑलिगोसेकेराइड भी कहते हैं। ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो दो शर्करा से, मैं बोला डाई का मतलब क्या होता है, दो, जो दो शर्करा से मिलकर बने होते हैं डाइसेकेराइड कहलाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे देखो बेटा, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। अब इसके मैंने और एक चीज बनाई है, जो बताया ना मैंने कि हमारा जो नोट्स है वो अद्भुत नोट्स है, इसमें अंदर सब कुछ है। बस हाँ, एक बार शिक्षा समझा दे तो जीवन में आप कभी नहीं भूल सके। सारे नोट्स आपको पेड क्लास में मिल जाएंगे, टेंशन ना लेना आप लोग, ठीक। सुक्रोज किससे बना है, ग्लूकोज और फ्रैक्टोज। जब ग्लूकोज और फ्रैक्टोज दोनों को मिला देते थे क्या बनता है, सुक्रोज। एक उदाहरण के लिए टेबल शुगर, घरेलू शर्करा भी कहा जाता है, गन्ने में पाई जाती है, कौन सी, सुक्रोज। आप अपने घर में जिससे चीनी बनाते हैं, जिससे खीर बनाते हैं, वही क्या कहलाती है, एक्चुअली सुक्रोज है। कहाँ पाई जाती है, गन्ने, ठीक। गन्ने से हम क्या निकालते हैं, चीनी निकालते हैं। वो किससे मिलके बनी होती है, ग्लूकोज और फ्रैक्टोज दोनों मिलके बनी होती है, ठीक है। हाँ बनता, लेकिन एक्चुअली क्या है, गन्ने में आपको ज़्यादा जो जिससे पाई जाती है, ठीक, जिससे क्या चीनी बनती है, उसकी बात हम कर रहे हैं। तो सुक्रोज जो है, ग्लूकोज प्लस फ्रैक्टोज, ये दोनों मिला करके बना होता है क्या, हमारा सुक्रोज। और सुक्रोज क्या है, डाइसेक्राइड, क्या है, डाइसेक्राइड है। जैसे टेबल शुगर घरेलू शर्करा भी कहा जाता है, गन्ने में पाई जाती है। यहाँ तक समझ में आया, इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए दूसरा लिखिए प्लीज, मैं सब एग्जाम में पूछूंगा,
ग्लूकोज फ्रैक्टोज से मिलकर क्या सुक्रोज बनी होती है। माल्टोज की बात करें तो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, जैसे अंकुरित अनाज में पाई जाती है माल्टोज। आप चने खाए होंगे कभी अंकुरित, थोड़ी देर उसको चबाइए, मीठी लगने लगती है। क्यों? वो कहाँ पाई जाती है? माल्टोज पाई जाती है। किसमें? अंकुरित अनाज में। लिखते जाओ। अगला लैक्टोज, ये गैलेक्टोज और ग्लूकोज। याद करिए, गैलेक्टोज में पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी। तो गैलेक्टोज और किसका? ग्लूकोज, दोनों को मिला के दूध में पाई जाती है क्या? लैक्टोज। इसलिए देखना, दूध भी थोड़ा सा पिएंगे तो कैसा लगता है? हल्का मीठा लगता है। वो किसकी वजह से लगता है? आज के बाद घर में जो भी तुम लोग जो फिजिकल करने आते हो, जो घर में पीते हो, तो बाद में बात करते रहना कि देख शक्कर इसमें क्या पाई जाएगी? सुक्रोज है। सुक्रोज है तो क्या क्या पाया जाएगा इसमें? डाइसेक्राइड है, मोनोसेक्राइड है। अंकुरित अनाज खाओ तो बात करो आपस में, ठीक है? इससे चीज़ें याद रहती हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया भैया कि सुक्रोज के अंदर क्या है? ग्लूकोज प्लस फ्रैक्टोज है बेटा, ठीक है? उससे क्या है? टेबल शुगर मैंने बता दिया, घरेलू में जो यूज करते हैं। माल्टोज के अंदर क्या है बेटा? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज है, अंकुरित अनाज में पाई जाती है। और लैक्टोज जो है गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज दूध में पाई जाती है। अगर मैं इन तीनों में पूछ दूं सबसे मीठी कौन होती है, क्या बताओगे? सबसे मीठी क्या है इसमें? बहुत बढ़िया, यही एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा आपसे। चलिए आइए तीसरा, पॉलीसेकेराइड। यहां तक समझ में आया नहीं आया बताओ पहले? सबके समझ में बेटा? ऑनलाइन वाले भाई सबके? उम्मीद कर रहा हूँ समझ में बिल्कुल आ रहा हो, क्योंकि कुछ ऐसा नहीं कोई या फिर रॉकेट साइंस अभी नहीं चल रही, बहुत आसान चीज़ें चल रही। ठीक है, आगे बढ़े। पॉलीसेकेराइड ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो 10 से ज़्यादा शर्करा से बने होते हैं, पॉलीसेकेराइड कहलाते हैं। बड़ी अच्छी चीज़ है। स्टार्च, ग्लाइकोजन, हेपेरिन और सेलुलोज और काइटिन। लिखते जाइए फटाफट। हाँ, यहाँ तक बात समझ आई मेरे? पॉली का मतलब क्या है? 2 से अधिक। अच्छा, आप एक चीज़ का ध्यान रखा करिए, जब भी मैं आप लोगों को पढ़ाया करूं थोड़ा सा इन सब चीज़ों को ध्यान रखो। बता रहा हूं आपको। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल बताया, ये हमारा है क्या? मान लीजिए एक शर्करा, ठीक? एक शर्करा है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये हमारी एक शर्करा है, ठीक? इसी से हमने एक और जोड़ दी तो क्या हो गई? डाई। क्या कहला गई? डाई। क्या कहला गई? डाई। और ऐसे ही हम करके बहुत सारी जोड़ दिए, 10 से अधिक, तो क्या कहला गई? पॉली। मेरी बात समझा ना? मैंने आपको क्या समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि शर्करा जो होती है सबसे छोटी इकाई होती है किसकी? कार्बोहाइड्रेट की। किसकी? कार्बोहाइड्रेट की। तो शर्करा के ही हिसाब से हम क्या करते हैं, उसको कई हिस्सों में बांट के चलते हैं। कार्बोहाइड्रेट को 3 हिस्से बना देते हैं। अगर एक ही शर्करा से बनी है कोई चीज, एक ही अणु से शर्करा के, तो उसे क्या कहेंगे? मोनो। शर्करा के 2 अणु आपस में मिल गए हैं तो क्या बनेगा? डाइसेकेराइड। शर्करा के 10 से ज्यादा अणु आपस में मिल गए तो क्या बना? पॉलीसेकेराइड। बस हो गया, यही तो है, और क्या है? इतना ज्यादा टेंशन नहीं लेना है जिंदगी में। ठीक है, आगे बढ़े क्या? चलिए, पॉलीसेकेराइड लिखिए। ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो 10 से ज्यादा शर्करा से मिलकर बने हैं। उदाहरण लिखिए स्टार्च। अब स्टार्च कहाँ होता है आपको अच्छे से पता होना चाहिए। जब पेड़ पौधे अपना क्या बनाते हैं? भोजन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, तो क्या बनता है वहाँ पर? स्टार्च बनता है। ग्लाइकोजन क्या होता है आपको पता होना चाहिए कि हमारे शरीर में जो ग्लूकोज है किसके रूप में सेव होता है? जाके ग्लाइकोजन के रूप में। ये जल्दी से क्या हो जाता है? टूट करके फिर क्या करता है? हमें एनर्जी देता है। हेपेरिन, हेपेरिन भी क्या है? एक पॉलीसेकेराइड है जो हमें क्या देता है? ऊर्जा देता है। सेलुलोज आपको पता होना चाहिए कि जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी जो छाल या पेड़ पौधों में जो पत्तियां, बाकी चीज़ों पर क्या पाया जाता है? सेलुलोज पाया जाता है। इसलिए पेड़ पौधों की जो कोशिकाओं में क्या पाया जाता है? सेलुलोज पाया जाता है। काइटिन, काइटिन आपको पता होना चाहिए कि बहुत सारे से कीड़े मकोड़े जिनका शरीर जो होता है ऊपर का, ठीक है, वो किससे बना होता है? इसी काइटिन से बना होता है। याद करिए, वो भी क्या है? एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड अर्थात कार्बोहाइड्रेट। क्लियर हो गया? बताइए, यहां तक समझ में आ गया? एक एक करके करते हैं। देखिए, नंबर 1 सबसे पहला, एक एक चीज मैं अपने नोट्स में आपके लिए लाया हूं। आप यकीन मानिए, इस नोट्स को इस क्लास के बाद आपको एक प्रश्न भी आपका बाहर से नहीं पूछेगा, एक प्रश्न भी। लेकिन हाँ, ईमानदारी से सुनते रहना। स्टार्च, इसका दूसरा नाम क्या है? मंड। आलू में पाया जाता है। पौधों में कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के रूप में भंडारित रहता है। इसका मतलब जो हम आलू, एक भोजन है, आलू है क्या? स्टार्च है। वो पूरा पेड़ पौधे का जो भोजन है किस में सेव हो गया? आलू में।
और वही कहलाता हमारा मंड, या कहलाता है क्या, स्टार्च। हम उसको खाते हैं, फिर क्या मिलता है हमें, उससे ग्लूकोज मिलता है। ग्लाइकोजन मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स के ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है। मतलब पता हमारे जो शरीर में ग्लूकोज के रूप में संचित नहीं होता, किसके रूप में संचित होता है, ग्लाइकोजन के रूप में। किसके रूप में, ग्लाइकोजन में। हेपेरिन मानव शरीर के रक्त में पाया जाता है। हेपेरिन का कारण शरीर के अंदर रक्त का थक्का नहीं बनता है, इसका निर्माण यकृत द्वारा होता है। लिखते जाइए, लीवर इसका निर्माण करता है हेपेरिन का, और हमारे शरीर में पाया जाता है कहाँ पर, रक्त में पाया जाता है। इसका कार्य क्या होता है कि रक्त में थक्का ना जमने पाए। देखो कितना शानदार है, कितना मजेदार, कितना लाजवाब है। तो कहने का मतलब ये कि अगर आप एक बार सही ढंग से अगर अपनी स्टडी को करते हैं, मैं कई दिन से आप लोग कह रहे हैं साइंस पढ़ाने, मैं क्यों नहीं पढ़ा रहा था, क्योंकि पहले मेरे नोट्स तैयार हो रहे थे। एक चीज़ एक एक करके चलता हूं मैं, स्टेप बाय स्टेप, ठीक। क्योंकि सिर्फ हमें पढ़ाना नहीं, आपका सिलेक्शन देना है, और सिलेक्शन के लिए आवश्यकता क्या है, कंटेंट आपका सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जो कंटेंट बोलना चाहिए आपका, और हमारा कंटेंट सुपर से भी ऊपर है। चलिए, हेपेरिन के बाद आइए सेलुलोज। पादप कोशिका, पादप का मतलब बेटा पेड़ पौधों की कोशिका भित्ति जो होती है सेलुलोज की बनी होती है। पादप का कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है। सेलुलोज एक बहुलक है, इसका उपयोग पेपर निर्माण में किया जाता है। सेलुलोज के ऑक्सीकरण के कारण पुराने रखे कागज हल्के पीले भूरे रंग के हो जाते हैं। याद करिए, कुछ आप याद करिए, पुरानी किताबें रखी हूं तो कैसी हो जाती हैं, क्यों हो जाती है, उसकी वजह क्या है, जब सेलुलोज का ऑक्सीकरण हो जाता है, उसी की वजह से। नहीं, वो जितना भी, चूंकि आपका पेपर किससे बना है, उसी सेलुलोज से बना है। जब उसमें ऑक्सीजन लगातार उस पर क्रिया करेगी तो कैसा हो जाए, उसका कलर बदल जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था ये कि किसी भी पुरानी जो किताब होती है उसका कलर जो है वो पीला क्यों पड़ जाता है, क्यों बदल जाता है। सेलुलोज के साथ क्या होती है, जब ऑक्सीजन रिएक्शन करता है, ऑक्सीकरण कर देता है, तो हल्के पीले भूरे रंग की हो जाती है। यहाँ तक बात समझ में आई। यहाँ पर एक बात आई कोशिका भित्ति की, थोड़ी चर्चा करना जरूरी है, पता चले इससे पहले कि आप लोग थोड़ा पागल हो जाएं, है ना। तो सुन लीजिए, ये होती है हमारी, जिसे हम कहते हैं क्या, जंतु कोशिका। क्या है, जंतु कोशिका। ये हमारी पादप कोशिका। अंतर क्या है दोनों में, ध्यान रखिएगा, अंतर समझिएगा। जो हमारा जंतु कोशिका है, इसके चारों ओर ये जो पाई जाती है, इसे हम कहते हैं कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन। ये पतली होती है, इसका नाम है क्या रखा हमने, सेल मेम्ब्रेन। क्या रखा जी, कोशिका झिल्ली, ठीक है। जबकि जो पादप कोशिका होती है, कोशिका झिल्ली के बाहर एक और झिल्ली होती है, जिसे हम कहते हैं कोशिका भित्ति। किसके कहते हैं, कोशिका भित्ति। ये जो कोशिका भित्ति होती है वो बनी होती सेलुलोज की, जबकि ये कोशिका झिल्ली सेलुलोज की नहीं बनी होती। कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, इन सब चीज, इसलिए मुलायम होती है, इसलिए हमारा शरीर मुलायम है। आप पेड़ पौधों को जाके पकड़ के देखो कितने कठोर होते हैं, उसकी वजह क्या है, सेलुलोज। उनके ऊपर क्या होता है, कोशिका झिल्ली के बाहर क्या होता है, एक सेल मेम्ब्रेन होती है। वो किसकी बनी होती है, सेलुलोज की होती है, काफी सख्त होती है। समझ में आया, यस सर। अभी आगे पढ़ाऊंगा, ये सब पूरा टॉपिक आएगा, टेंशन ना लो। ऐसा नहीं है कि जिंदगी यहीं पर खत्म हो गई है, अभी जिंदगी चलेगी आगे, बहुत कुछ है अभी आगे। अच्छा, काइटिन, कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। कवक जैसे आप लोग जानते हैं, बेसिक तौर फंगस वगैरह जानते हैं, तो उसका जो कोशिका भित्ति होती है किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। और ये भी एक प्रकार का क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। बताइए यहां तक समझ में आया क्या, मजा आया। हैं, हाँ, क्योंकि आजकल क्या, बताइए, आजकल जो एग्जाम में प्रश्न पूछ रहा है वो सिर्फ रटंत विद्या से नहीं पूछ रहा है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछ रहा होता है, कॉन्सेप्ट क्वेश्चन पूछ रहा होता है। जैसे एक प्रश्न उसने पूछ दिया कि काफ़ी पुरानी रखी किताबें पीली पड़ जाती हैं, क्या वजह है। ऑप्शन नंबर 1, ग्लूकोज की ऑक्सीजन की क्रिया, दूसरा सेलुलोज का ऑक्सीकरण, तीसरा
बैक्टीरिया का प्रभाव, और चौथा एक इतना अच्छा देगा आंसर, काफ़ी समय रहने पर विभिन्न प्रकार के कीड़े उसको सड़ा देते हैं। दिमाग कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा दिमाग? इसलिए जाएगा क्योंकि हम जो है अगर पढ़े नहीं हैं तो भावुक हो जाते हैं। अच्छा यही तो होगा। करेक्ट आंसर क्या है? सेलुलोज का ऑक्सीकरण। ठीक, अब यही क्वेश्चन आ जाए, अब जो ना पढ़ा हो तो क्या कहेगा? दैया रे दैया, क्या टफ पेपर था, माय गॉड। वसा पहला हमारा क्या हो गया? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के प्रकार पढ़ लिए, प्रकारों को सब कुछ पूरी कहानी खत्म कर दीजिए। ठीक है, बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोगों को? ऑनलाइन वाले उम्मीद करता हूँ कोई दिक्कत नहीं होगी। सर बहुत मज़ा आ रहा है। ठीक है, मज़ा आ रहा तो बहुत अच्छी बात है। दूसरा हमारा आता है वसा। वसा को हम कहते हैं फैट। क्या कहते हैं? फैट। अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत धुआंधार कॉन्सेप्ट है, बहुत मज़ा आएगा आपको इसको सुन करके। सुनिएगा, ये दूसरा है। 1 ग्राम वसा में 9.3 कैलोरी ऊर्जा मिलती। समझने का प्रयास करिए, उसमें कितनी मिलती थी? 4 पॉइंट, है ना? इस पे कितनी है? 9 पॉइंट। सुनिएगा, वसा की सबसे छोटी इकाई होती वसी अम्ल, जिसे हम कहते हैं क्या? फैटी एसिड। लिख लीजिए, वसी अम्ल। सुनना, सबसे छोटी इकाई क्या है? तो ये भी तो आगे बन सकता है क्या? बहुलक और मोनो डाई ट्राई हो सकता नहीं हो सकता? तो याद रखिएगा कि फैटी एसिड इसकी क्या होती है? सबसे छोटी इकाई होती है। मानव शरीर में वसा त्वचा में जमा रहता है, त्वचा जो हमारी होती है, स्किन। वसा ऊर्जा का उत्पादक होते हैं और व्रत के समय हमें वसा ऊर्जा लोगों को लगता है कि हम जो फास्ट रखते हैं तो नहीं खा रहे तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बिल्कुल मत सोचो, आपके शरीर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम फास्ट हो कि फीस्ट हो। शरीर बस जानता है खाओ, नहीं खाओगे तो जहाँ से मिलेगा अपना काम चलाएगा, और जब चलाना बंद कर देगा तो आप यहाँ से टपक जाओगे और सीधे आपको कौन सी गति मिलेगी? सदगति, स्वर्ग की ओर पधार जाओगे आप। बिना पासपोर्ट, बिना वीजा के सीधे आप स्वर्ग लोग पधार जाओगे आप। तो कृपया करके इस बात का ध्यान रखा, जब हम फास्ट रखते हैं तो यही जो फैटी एसिड होता है काम देता है। तो फिर कुछ लोग क्वेश्चन पूछते हैं, क्या सर फास्ट रखना अच्छी चीज़ है बुरी? अच्छी चीज़ है। किसके लिए? जो कुछ ज़्यादा मोटापा हो, कुछ ज़्यादा चर्बी बढ़ गई हो, रख लिया करो 1-2 दिन फास्ट। उससे फ़ायदा क्या होगा कि जो फैटी एसिड एक्स्ट्रा जमा है वो क्या हो जाएगा? बर्न हो जाएगा। ठीक, चलिए। एक वयस्क व्यक्ति को वसा 20 से 35% ऊर्जा प्राप्त होती है। वसा शरीर के तापमान को बनाए रखता है। मानव शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस में, फ़ारेनहीट में कितना होता है? 986 फ़ारेनहीट, और इसमें क्या होता है? 310 केल्विन। ये अलग अलग चीज़ें हैं, ये अलग अलग। अगर पैरामीटर पर अगर हम पूछता है कि सेल्सियस में कितना है, पूछता है कि फ़ारेनहीट में कितना है, पूछता है केल्विन कितना, तो हमें दिमाग में होना चाहिए कि हमारे शरीर का तापमान जो होता है ये किसकी वजह से मेंटेन होता है? वसा की वजह से। कितनी महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। वसा भी बोला ना 2 प्रकार की है, एक संतृप्त वसा और एक असंतृप्त वसा। अब मैं आपसे पूछता हूं, तेल हमारे लिए ज्यादा अच्छा होता है या डालडा? सुना, बड़ी बात है। तेल हमारे लिए अच्छा होता है खाने के लिए या डालडा? डालडा की पूड़ी खूब खाए हो? चलो खैर, यहां पर कंफ्यूज हो गए। वसा 2 प्रकार है, संतृप्त वसा और असंतृप्त वसा। याद रखना, ये दोनों वसाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन्हीं दोनों वसाओं के आधार पर हम पदार्थों का सेवन करते हैं। अगर मान लीजिए हमने असंतृप्त वसा का पदार्थ सेवन किया तो उसके साइड इफेक्ट अलग होंगे, असंतृप्त वसा के साइड इफेक्ट अलग होंगे। चलते हैं, किसे कहते हैं संतृप्त वसा, असंतृप्त वसा किसे कहते हैं। उसके पहले मैं कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा बोर्ड पर ध्यान दीजिए, सुनिएगा अच्छे से। संतृप्त किसे कहते हैं, असंतृप्त किसे कहते हैं? हम जानते हैं एक हमारा कार्बन होता है, और कार्बन के कितने होते हैं? 4 क्या होती है? इसकी संयोजकता होती है। संयोजकता किसे कहते हैं उसको समझने के लिए, कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6, इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो क्या बनता है? 2 और 4। अच्छा, कितने लोग हैं जिसकी हवा नहीं लग रही है आपके? है ना, ये क्या है ना? और कौन है?
हवा नहीं लग रही है ना। ये क्या लिख दिया, समझ नहीं आया ना? नहीं आया, साइंस की नहीं, ठीक है चलिए। अरे बड़ी लंबी कहानी होगी फिर तो ये, ठीक है। फिर तो केमिस्ट्री आप लोगों को बहुत शानदार पढ़ानी पड़ेगी, तभी तो आप लोग देंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। खैर, मैं भी शॉर्ट में समझाने का प्रयास कर रहा हूं। ये समझिए कि कार्बन जो है 4 परमाणु उसके होते हैं बाहर, और संतृप्त होने के लिए चाहिए कितने? 8। कितने चाहिए? 8। अर्थात उसको कितने चाहिए अभी? 4। बस इतना समझ आ गया ना? बस हो गया, समझ लो, इतना समझ में आ गया। उसके पास 4 है, उसको कितने चाहिए? और 4 चाहिए। अगर मान लो एक हाइड्रोजन, इसको एक यहां पर, एक यहां पर, एक यहां पर, तो ये क्या बन गया? CH4। क्या बन गया? ये संतृप्त हो गया ना? क्लियर? अच्छा, मान लीजिए एक कार्बन ये और कार्बन बोला हेलो डार्लिंग हाउ आर यू, बोला आई एम वेरी गुड। तो एक काम करते हैं, एक कार्बन एक इससे साझा कर लिया, इसको 3 हाइड्रोजन मिल गए, इसको 3 हाइड्रोजन मिल गए, तो क्या बनेगा? C2H कितने हैं? 6। समझे सर जी? हेलो, एक कार्बन कितना चाहिए? 4। 2 कार्बन थे। सबसे पहले बोला भाई हम एक एक आपस में समझौता कर लेते हैं। फिर बचे कि अभी 3 को चाहिए, इसको भी 3 इसको भी चाहिए। तो हाइड्रोजन मैं अगर यहां लगाना शुरू करूं तो क्या बनेगा? C2H6 बन गया। सर कार्बन के पास तो ऑलरेडी 4 होते हैं। क्या परमाणु? इलेक्ट्रॉन ना, लेकिन उसको तो 8 चाहिए ना, उसके पास तो 4 ही हैं। तो फिर वो एक शेयर क्यों करेगा? अगर इससे शेयर कर लेगा तो आपस में एक दूसरे की आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी। इनको अलग से एक एक हाइड्रोजन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इसलिए आपस में शेयर कर लिया, आपस में बॉन्ड बना लिया। मान लो एग्जांपल के लिए ये भी हट गए, 2 ने कह दिया हम नहीं रहेंगे तुम्हारे साथ। क्या कह दिया? हम दोनों के साथ नहीं रहेंगे। तो क्या करेंगे हम इनके लिए? ये दोनों अगर हट जाते हैं तो एक एक कार्बन को और ये लोग शेयर कर लेंगे, तो क्या बन जाएगा? C++C H ये डबल समझौता हो गया ना। अब इसकी संयोजकता गिनो, 1 2 3 4, इसकी संयोजकता 1 2 3 4 हो गई दोनों की। तो क्या बनेगा? C2H4। मैं समझाना चाह रहा हूं संतृप्त और असंतृप्त, ठीक? तो ये कहलाएगा असंतृप्त। क्यों? इसने समझौता किया है, संतृप्त नहीं है। इसको अलग से भैया, इसको खुले में क्या चाहिए? ऐसा। लेकिन अभी कैसा है बेचारा? ऐसा। तो ये जो डबल बॉन्ड हो, कई बार क्या होता है, मान लो ये भी कह दे मैं नहीं हूं साथ में, तो क्या करेगा बेचारा? C++C, एक एक हाइड्रोजन। तो ये दोनों क्या है? असंतृप्त है। और ये क्या है? संतृप्त है। मतलब क्रिया अगर होगी तो फटाफट सबसे पहले क्रिया कौन करेंगे? ये करेंगे। क्यों करें क्रिया? क्यों करेंगे? उसकी वजह है क्योंकि इनके पास बेचारा कोई डबल बॉन्ड कोई ट्रिपल बॉन्ड टूटेगा जल्दी से, जो सिंगल बॉन्ड है जल्दी नहीं टूटेगा वो। अब बात समझाई? संतृप्त असंतृप्त में तो इन्हीं से निर्माण होगा वसा का। किसका? वसा का। तो उसी के आधार पर वसा का निर्माण होगा, तो नाम होगा संतृप्त वसा और असंतृप्त वसा। चलें आगे? बहुत बढ़िया, थैंक यू। केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो पढ़ाऊंगा, टेंशन ना लो, अभी आप बिल्कुल ही परेशान ना होना, ठीक है? चलिए, संतृप्त वसा देखिए, अब थोड़ा सा समझ में आएगा क्योंकि बैकग्राउंड बताना बहुत जरूरी होता है। संतृप्त वसा को हम पचाया नहीं जा सकता, सुनना अच्छे से। यह ठोस अवस्था में पाया जाता है, यह एनिमल उसे प्राप्त होता है, और अपवाद जो हमारा जो है नारियल का तेल, बस इसके एक अपवाद है नारियल का तेल, जिसको हम क्या कर सकते हैं? थोड़ा बहुत पचा सकते हैं, बाकी तेलों को हम नहीं पचा सकते। अगर आप संतृप्त वसा का उपयोग करते हैं ज़्यादा, जैसे डालडा, घी, ये क्या है? संतृप्त वसा है। बहुत दिक्कत कर देंगे आपको। आपके अंदर क्यों आदमी मोटा हो जाता है? क्यों मना बोल देता आदमी कि फैट ज़्यादा मत खाना? पूछ बताओ क्यों? संतृप्त वसा इसलिए आदमी मना कर देता क्योंकि उसको जब खाओगे तो
क्या हो रहा हो, क्या बोला आपको, पचा तो जाएगा नहीं, तो क्या होगा आपके शरीर में इकट्ठा होगा, तो आपका शरीर और क्या होगा, फैलेगा, मोटा होगा। अब बात समझाई। और असंतृप्त वसा पचाया जा सकता है, यह द्रव अवस्था में पाई जाती है, पौधों से प्राप्त होती है, अपवाद मछली का तेल जैसे कहते हैं ओमेगा 3। सुनिए अच्छे से, संतृप्त असंतृप्त वसा कहां पाई जाती है, पौधों में पाई जाती है, लेकिन जीव में भी पाई जाती है, क्या नाम है, ओमेगा 3 करके क्या है। इसलिए मछली का तेल इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है, इसलिए वजह से क्योंकि असंतृप्त वसा है। क्लियर हो गया, आज सब क्लियर हो रहा है कि रतौंधी आते समय, रतौंधी आती है तो हमें रात में जब नहीं दिखता तो हम क्या खाते हैं, एक विटामिन की गोली आती है, क्या हो, कुछ नहीं, मछली का तेल होता है उसमें, ताकि आपकी चीज़ बढ़ाया जा सके। और संतृप्त वसा कहाँ पाई जाती है, ठोस अवस्था होती है, एनिमल से प्राप्त होती है जहाँ तक। अपवाद क्या है, नारियल का तेल। क्लियर हो गया। तो अब अपवाद से क्वेश्चन पूछेगा कि नारियल के तेल में कौन सी वसा पाई जाती है, क्या बताओगे, संतृप्त वसा। और असंतृप्त वसा कहाँ पाई जाती है, मछली के तेल, बाकी पौधों से प्राप्त होती है। यहां तक बात समझ आई। इसलिए राई सरसों का तेल हमारे लिए अच्छा होता है, फायदेमंद होता है, क्योंकि उसमें उसको पचा सकते हैं। अब बात कुछ समझ में आ रही है, कुछ घुस रही है दिमाग में। चलिए देख लीजिए, इसके बाद हम पढ़ाएंगे, शुरू करेंगे। सोयाबीन का तेल जो बताते हैं वो, हाँ, वो भी क्या है आपका असंतृप्त वसा में आएगा ना। पेड़ पौधे का जो भी वसा हो गया आपका, वो किस में आएगा, कौन सा, हाँ तो बिल्कुल। लेकिन उसके अंदर क्या होता है, आप जरूरत से ज़्यादा नारियल का तेल खाइए, फिर आपको पता चल जाएगा। ठीक है, साउथ इंडिया में आप देखिए, ठीक, नारियल का तेल जो होता है एक प्रकार का संतृप्त वसा होती है, ठीक है। और हमारे लिए सबसे अच्छा क्या होता है, असंतृप्त वसा हमारे शरीर के लिए सबसे अच्छा होता है। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत भाई। ऑनलाइन, हाँ जी, ऑफलाइन, ये इस सबसे शानदार चीज़ें होती हैं। हाँ दिखेगी ना, प्रोटीन। आइए, पहला मैंने बोला था ऊर्जा देता है, और दूसरा क्या देता है, सुरक्षा देता है, संतुलित रखता है। तीसरा, ये प्रोटीन जो है शरीर में वृद्धि करता है, शरीर में क्या देता है, ग्रोथ देता है। ठीक, तो इसको हम अभी इसको कंटिन्यू करना है। चलिए प्रोटीन में कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाया जाता है, इसलिए प्रोटीन को हम नाइट्रोजन पदार्थ कहा जाता है। सुनना अच्छे से मेरी बात को। अगर कोई आपसे पूछता है कि प्रोटीन में पाया क्या क्या जाता है, तो प्रोटीन किससे बना होता है, कार्बन से, नाइट्रोजन से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। इसलिए प्रोटीन को नाइट्रोजन पदार्थ कहा जाता है। प्रोटीन से ऊर्जा प्राप्त नहीं होती, ध्यान रखना। प्रोटीन शरीर की मरम्मत एवं विकास करता है, इसलिए जब कोई जिम जाता है तो क्या खाता है, प्रोटीन, प्रोटीन से। उससे क्या, जब हम कोई जिम कर रहे होते तो हमारे शरीर की जो कोशिकाएं होती क्या होती हैं, मरती है। तो उन कोशिकाओं की मरम्मत के लिए तुरंत हमें क्या चाहिए होता है, इंस्टेंट प्रोटीन चाहिए होता है। इसलिए बहुत सारे जो युवा साथी होते हैं या बच्चे होते हैं, एक सुना होगा क्वाशियोरकर करके, एक छोटा रह जाता है बेचारा, हेल्दी नहीं हो पाता बेचारा, एकदम नाटा सा रह जाता है, पतला हो जाता है, प्रोटीन की कमी के कारण हो जाता है। प्रोटीन से ऊर्जा नहीं मिलती, प्रोटीन शरीर की मरम्मत एवं विकास कराते हैं। सबसे ज़्यादा प्रोटीन सोयाबीन में पाया जाता है। प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई कहलाती एमिनो एसिड या इम्यूनो अम्ल होती है। ठीक है, एंजाइम, जैविक उत्प्रेरक, एंटीबॉडी, प्रतिरक्षा, हार्मोन, ये तीनों प्रोटीन से मिलकर बने, तो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे शरीर में प्रोटीन ना हो तो क्या नहीं बनेगा, एंजाइम नहीं बनेगा। एंजाइम नहीं बनेगा तो हमारे शरीर के जो जैविक उत्प्रेरक होते हैं, एक प्रकार से जैविक क्रियाओं को चलाते, वो नहीं हो पाएंगी। एंटीबॉडी ये नहीं बनेंगे, प्रतिरक्षा, जैसे अब आप लोग देखो वैक्सीन लग रही है आपको, क्यों कह रहा है कि वैक्सीन लगाने के बाद खूब खाना, इसलिए कह रहा जितना खाओगे उतने ज्यादा क्या बनेंगे, आपके एंटीबॉडी बनेंगे। हार्मोन, हार्मोन्स का मतलब क्या होता है, आपके शरीर में बहुत सारी ऐसी क्रियाएं होती हैं जो हार्मोन्स की वजह से क्या होती हैं, उत्प्रेरित होती हैं, विकास होता है। जैसे हमारे शरीर में, अभी मैं हार्मोन्स के जब बताऊंगा तो आपको पता है कि हमारे शरीर जब हार्मोन्स का सिक्रेशंस होता है तो उसी वजह से बहुत सारी जो क्रियाएं, जैसे उदाहरण के तौर पर आप देखें, वृद्धि हार्मोन्स होते हैं जिसके बाद हमारी वृद्धि होती है। सेक्स हार्मोन्स होते हैं जिसके बाद हमें पता चलता है कि मेल है कि फीमेल है। आपको पता होना चाहिए, अगर सेक्स हार्मोन्स में
एक होता है मेल हार्मोन्स, एक होता है फीमेल हार्मोन्स भी होता है। किसी लड़की में अगर मान लीजिए एक सेक्स हार्मोन्स मेल वाला आ जाए तो लड़की पता कैसे करेगी, हाँ बोले तो क्या ए बड़ू बाहर निकलने का। बहुत सारी लड़कियों को देखा होगा आपने, शर्ट पहनती एकदम लड़कों जैसी रहती खतरनाक, उनको लड़के पसंद नहीं आते, लड़की की तरफ देखेंगे ओए उसको मत छेड़ियो वो मेरी है। तुमको क्या बात कर रहे हो, लड़की? हाँ मेरी एक स्टूडेंट थी, बहुत एक लड़के को भयंकर मार दी। बोले क्या हुआ? बोली मेरी फ्रेंड को परेशान करता है, मेरे को नहीं करेगा तो क्या करेगा, दिक्कत क्या है, सोचिए। और ऐसे ही किसी लड़के में क्या आ जाए, क्या आ जाए, लड़की क्या आ जाए, तुम्हें शर्म नहीं आती क्या, मुझे उसके अंदर शुरू हो जाएगा। मेरे को आप देखेंगे स्कूल वगैरह में देखे होंगे अक्सर कोई ना कोई मिल ही जाता, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन है उसको छू दोगे थोड़ा सा आउच। हमारा एक दोस्त था, जब भी हम उसको थोड़ा सा छू भी देते थे तो तुरंत आउच। ऐसे नहीं करते, समझना ना। जब भी उसे कुछ बोले तो क्या बोलते, स्टूपिड, मम्मी ने सिखाया क्या तुम्हें? नहीं रे मम्मी नहीं सिखाया, हमें तो बाप सिखाता हमें, ठीक है। तो कहने का मतलब बहुत चीज़ें हो जाती है। तो ये जो हार्मोन्स होते हैं इसी की वजह से हमारी क्या होती है, शरीर की विभिन्न प्रकार की क्रियाएं जो है रिस्पॉन्स करती हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। चलिए, और ये सब किससे बनते हैं? प्रोटीन से बनते हैं। क्लियर हो गया? चलिए, एमिनो अम्ल, चलते हैं इसके बारे में बात करते हैं। एमिनो अम्ल की प्रकृति उभयधर्मी होती है। यह अम्लीय क्षारीय दोनों होते हैं। उभयधर्मी का मतलब ध्यान रखना, जो दोनों हो। उभय का मतलब होता है, उभय जहां पर लिखा हो तो उसका मतलब होता है दोनों। दोनों मतलब अम्ल भी होते हैं और क्षार भी होते हैं। एग्जाम में आपके क्वेश्चन दे दिया कि अमीनो अम्ल प्रकृति में कैसे होते हैं। नंबर 1 अम्लीय, नंबर 2 क्षारीय, नंबर 3 दोनों, नंबर 4 दोनों में से कोई नहीं। क्या आंसर लगाओगे? आज के बाद दोनों, आज के पहले पता था कि क्या होते हैं, ठीक है। 20 अमीनो अम्ल से मिलकर प्रोटीन का निर्माण होता है। कितने अम्ल मिलकर के? 20 कम से कम। यह अमीनो अम्ल जिस बंध से बंधे होते हैं उसे हम कहते हैं पेप्टाइड बंध कहते हैं। यह भी एग्जाम कि प्रोटीन का निर्माण जिस बंध की वजह से होता है उसको क्या कहते हैं हम? पेप्टाइड बंध कहते हैं। क्या कहते हैं? पेप्टाइड बंध कह लेते हैं। पेप्टाइड बंध को हम पॉलीपेप्टाइड बंध भी कहा जा सकता है। प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड के नाम से भी जाना जाता है। पॉली का मतलब क्या हो जाता है आपको पता है? एक एमिनो अम्ल तो है नहीं, बहुत सारे एमिनो अम्ल जब मिलेंगे तो कई सारे पेप्टाइड बनेंगे। तो कई सारे पेप्टाइड का क्या नाम हो जाएगा? पॉली। तो क्या नाम हो जाएगा? पॉलीपेप्टाइड। बहुत सिंपल है कि नहीं? साइंस इज ए वेरी इजी थिंग यार, है ना कि नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं। अब अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? 20 होती है। कितनी होती है? 20 होती है। ये तात्विक अमीनो अम्ल हो गए और दूसरे अतात्विक। तात्विक कौन? भोजन के द्वारा ग्रहण होते हैं, इनकी संख्या 10 होती है। अतात्विक इनका निर्माण यकृत द्वारा, लीवर द्वारा होता है, इनकी संख्या 10 होती है। इसका मतलब हम 10 अम्ल का 10 एमिनो अम्ल जब तक हम खाना खाएंगे तभी हमारे शरीर में बनेंगे। और 10 ऐसे हैं कि आपका जो लीवर है, जिसको आप लोग बेचारे को इतना छोड़ देते हो, पता नहीं क्यों लोग अक्सर कह देते हैं तू मेरी जान है, मैं तेरे बिना जिंदा नहीं रह सकता। अपन नहीं कहता, अपन पता क्या कहता है? मैं लीवर के बिना जिंदा नहीं रह सकता, मेरा दिल मेरा है, मेरा दिल तेरे धड़कता। गलत, मेरा दिल मेरे धड़कता, तेरा तेरे धड़कता। सिंपल सौखी सीधी एक बात, ठीक है? पंचायत निपंत नहीं पोरो फालतू में, ठीक है? तो कुल मिलाकर के जो चीज़ें वो हैं, जो एग्जैक्टली हैं वो हैं, ठीक है? अब दिक्कत है कि दिल दीवाना कहता है कि प्यार कर, दिल नहीं कहता, फालतू मत ड्रामे बनाओ। उसके लिए डिपेंड कौन है? मेडुला ऑब्लांगेटा। हमारे शरीर में एक होता है मेडुला ऑब्लांगेटा, वहाँ से हार्मोन्स निकलता है, उसकी वजह से हमें किसी लड़की के प्रति, लड़के के प्रति फीलिंग आती है। अब सोचो अगर मूवी बनती, दिल दीवाना कहता, उसके लिए मेडुला ऑब्लांगेटा कहता कि प्यार कर, है मेरा दिल तुझ पे आ गया, मेरा मेडुला ऑब्लांगेटा तुझ पे आ गया, तो थोड़ा सुनने में अटपटा लगता है। लेकिन सच्चाई क्या है? मैं तुझे दिल से प्यार, गलत, मैं तुझे मेडुला ऑब्लांगेटा से प्यार करता हूँ, ठीक है? तो एक्चुअली क्या है, ये चीज़ें जो है सारा का सारा जो सेटअप है आपका, वो मेडुला ऑब्लांगेटा का है जो पीछे का, ठीक है? उसका कोई लिंक नहीं दिल से। दिल का सिर्फ एक, उसको यार उसको फालतू दर्द मत दो, पहले ही वो बेचारा परेशान है, आपके दिन भर जो है पंप करता है, आकुलट करता है, लेकिन नहीं उसको बेचारे, हाँ वैसे ऐसा दिल से कोई कनेक्शन नहीं है। किसका? किसका? अर्थात प्यार अपने आप में एक फर्जी है। पूछो कैसे? प्यार क्यों फर्जी है? आप समझ गए? आज से हम कहते हैं मैं तुम्हें दिल से प्यार करूं, फर्जी है। क्यों? प्यार तो मेडुला ऑब्लांगेटा कर रहा है, कर कोई और, तीर कहीं से लग रहा है।
हम किसी को दिल वाला वो देते हैं ऐसे करके, पान का पत्ता जैसे बना के लाल लाल कुछ ऐसे करके, उसको बोलते दिल है। क्या है यार? एक गाना भी तो है, हम तुम्हारे दिल के मंदिर में ऐसे कुछ करके रहते हैं। मैं बता रहा जितने भी गाने उसको सब एडिट करके बोलो मेडला अब्लेगेटा, कोई नहीं सुनेगा सर। माई डीप माई हार्ट, मैं तुम्हें आई लव यू फ्रॉम डीप ऑफ माई हार्ट, मैं तुम्हें अपने दिल के तहे से नहीं, मेडला अब्लेगेटा के तह से प्यार करता हूँ। एक्चुअली सच्चाई ये है। आज के बाद जब भी मिलना, कोई से मिलना, तो बस एक हो सकता है आप पहली बार लड़की से चाहें या लड़के से बोले तो हो सकता है वो समझे भी ना, बस इतना बोला यार मैडम मेरा मेडला अब्लेगेटा तुझ पे आ गया, पता नहीं क्या करना है, तो कह के हैं नहीं नहीं, वो दिल वाला कहोगे तो जरूर मारेगी। इसमें क्या कहना चाहते हो? बोले कुछ नहीं, मेडला अब्लेगेटा कहा, मैंने कह दिया, बाय बाय। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो 10 जो तात्विक हैं वो कहाँ से हमारा है? हमारा संख्या जो है भोजन से ग्रहण करते हैं, और 10 कैसे हमारे जो यकृत लीवर बनाता है। तो ये इनका ख्याल रखना चाहिए। आप लोग बता ना, शरीर का ख्याल रखो, ठीक है, पर नहीं आपको ख्याल रखना उनका। और फिर जब तुम तपर जाओगे तुम्हें पता है, लतियाए जाओगे कुतियाए जाओगे तभी पता चलेगा, ठीक। इसलिए शरीर का पूरा ख्याल रखा करिए। इसलिए मॉर्निंग में उठता हूँ सबसे पहले पूरा एक्सरसाइज योगा आसन करना, एक अंग को समझ के। जब एक आसन लोगे तो ओम दिल के लिए, हार्ट के लिए, ओम लीवर के लिए, अकेले करने में मन नहीं लगता, जैसे साथ में वो तब फिर वो मन नहीं कहलाते। चलो, केराटिन प्रोटीन मृत कोशिकाओं में पाया जाता है, नाखून बालों में पाया जाता है। केराटिन प्रोटीन जल का प्रतिकर्षण होता है, आपको पता है, ये जल के साथ जल्दी घुलता नहीं है। तो अर्थात हमारे बालों में, हमारे नाखूनों में क्या पाया जाता है? केराटिन प्रोटीन पाया जाता है मृत कोशिकाओं में। अर्थात हमारे जो बाल हैं, हमारे जो नाखून हैं, वो क्या है? मृत कोशिकाओं से ही बने होते हैं। अर्थात जब किसी को बाल काटो तो नहीं कहेगा नहीं नहीं, ऐसा नहीं करेगा, हाँ बाल काट दिया, ठीक, नाखून काट दिया। लेकिन जैसे हम नाखून को थोड़ा और अंदर आते हैं, जहाँ पर जान होती है तो वह दर्द होने लगता है, ठीक है। फिर है ऑप्सिन प्रोटीन, यह आंखों में पाया जाता है। यह आंखों की शंकु कोशिका, जिसे कहते हैं कोन सेल को नियंत्रित करता है। कौन सेल आपको पता है? आपको पता है हम लोग दिन में देख पाते हैं। किस में देख पाते हैं हम लोग? दिन में देख पाते हैं। क्यों देख पाते हैं दिन में? आप सबको अच्छे से पता होना चाहिए कि हम दिन में इसलिए देख पाते हैं क्योंकि हमारे क्या होती है? शंकु कोशिका, लेकिन रात में हम ज्यादा नहीं देख पाते। एक होती है शंकु शलाका, एक और होती क्या? रॉड होती है, शंकुला रॉड भी होती हैं। वो किसे पाए जाते हैं? उल्लू में। वो रात में देख सकते हैं, उनमें दिन में नहीं होते, दिन में नहीं, दिन में चुपचाप सोए रहेंगे आराम से, ठीक है, रात में उनको दिखता है। दिन के उजालों में देख पाना और रंगों में भेद कर पाना, इसी कोशिका का कारण होता है। लिख लो, शंकु कोशिका। इसी की वजह से हम देख पाते हैं, रंगों में भेद कर पाते हैं, ये सारी चीजें होती हैं। इसकी कमी कारण कलर ब्लाइंड हो जाता है। लिख लो, देखो अच्छा एक बात बताओ, क्लास कितनी इंपॉर्टेंट है? क्वेश्चन पर क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें, कॉन्सेप्ट, टोटल कॉन्सेप्ट यहीं पर है, ठीक है, कि आपके किस वजह से। अब वो प्रोटीन किसे पाया जाता है? शंकु कोशिका को नियंत्रित करता कौन? ऑप्सिन प्रोटीन। सोचो, इन सब चीजों पर थोड़ा ध्यान रखिए। फिर रोडोप्सिन प्रोटीन, ये आंखों में पाया जाता है। यह आंखों की शलाका कोशिका को नियंत्रित करता है। शलाका कोशिका की वजह से हम अंधेरे में देख सकते हैं। रोडोप्सिन प्रोटीन की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस का नामक बीमारी हो जाती है। सबसे ज्यादा रोडोप्सिन प्रोटीन उल्लू में पाया जाता है, इसलिए रात में सबसे ज्यादा देख पाता है। बताइए कोई दिक्कत? तो ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो गई कि नहीं हो गई? शंकु और शलाका, मतलब हमारे पास क्या है? दोनों से पाई जाती है। लेकिन जो हम बात करें किसके उल्लू में क्या पाई जाए? सबसे ज्यादा क्या पाया जा रहा है आपका? रोडोप्सिन प्रोटीन उल्लू में पाया जाए, जिसकी वजह से क्या करता है? रात में ज्यादा देख पाता है। यहां तक बात समझ आई? सर मैं थोड़ी देर बात करता हूं, ठीक है, यहां तक समझ में आया आपके? क्लियर हो गया? चलिए, हीमोग्लोबिन प्रोटीन, देखो ये सारे प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन रक्त की आरबीसी में पाया जाता है, आरबीसी के निर्माण में सहायक होता है। हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का लाल रंग होता है। हीमोग्लोबिन में आयरन क्या पाया जाता है? आयरन। इसीलिए महिलाओं को अक्सर किसकी कमी हो जाती है? आयरन की कमी। क्यों? उसकी एक वजह है, कई सारी वजह है। जैसे आपको पता है कि जैसे जब महिलाएं जो होती हैं, जब वो 12 से 13 साल के उम्र के ऊपर हो जाती हैं, तो वो एक माँ बनने की योग्यता में आने लगती हैं। अर्थात प्रकृति उनको 12 से 13 वर्ष के बाद माँ बनाने की योग्यता में लगती है ना। तो जो ऋतुस्राव होता है, ठीक है, वो क्या है? हर मासिक जो धर्म होता है उसकी वजह से बहुत सारा ब्लड जो होता है क्या हो जाता है? बाहर निकल जाता है। दूसरी चीज, शरीर में उतना ज्यादा ब्लड बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? आयरन की आवश्यकता होती है। कुछ लोग, कुछ औरतें देखे होंगे, हमारे यहाँ भी एक लड़की है जो छुही खाती है। छुही मतलब स्लेट, बत्ती, ठीक है, बत्ती क्यों खाती है? उसकी एक वजह होती है। उसकी एक वजह, शरीर में जब आपको कैल्शियम की कमी होती है
तब आप क्या खाते हैं? बत्ती खाने का आपका मन करता है। किसका मन करता है? बत्ती। महिलाओं में आयरन की कमी होती है, इसलिए क्या खाने? खट्टा खाने, क्योंकि खट्टे में क्या होता है? आयरन होता है। बात समझ आ रही है? ठीक। लेकिन मना कर देते हैं कि खट्टा नहीं खाना चाहिए। नहीं, खट्टा डाइट नहीं खाना चाहिए कि मतलब पेट लो इतना ज़्यादा कि दिक्कत हो जाए। कुछ चीज़ अच्छी से खाओ ठीक है। तो ये चीज़ है। प्रोटीन की कमी से एक रोग है जिसका नाम है क्वाशियोकर। इस रोग से बच्चों का हाथ पैर दुबला पतला, पेट बाहर, ऐसे पेट एकदम बाहर निकल जाता है और हाथ पैर बिल्कुल ऐसा लगता है कि वो पेंडुमल है। ठीक है। एक है मरासमस। इस रोग से बच्चों की मांसपेशियां ढीली। तो ध्यान रखना दोनों में, बच्चों का हाथ पैर दुबला होना क्या है? क्वाशियोकर है। और मरासमस इससे क्या है? बच्चों की मांसपेशियां क्या हो जाती है? ढीली हो जाती है। यहाँ तक दिक्कत कोई समझ में आया यहाँ तक? हाँ। तो इसके आगे जो है चलता रहेगा प्रावधान। ठीक है। ऑनलाइन वाले जितने भी हैं, शानदार। उम्मीद करता हूँ बहुत मज़ा आ रहा होगा और आता रहेगा। बिल्कुल ही परेशान मत होना, अभी हमारा लंबा चलता रहेगा। ठीक है। आगे इसके बाद पढ़ेंगे क्या हम? विटामिन्स।